अच्छा। तो आज हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। पैसे को कैसे मैनेज करना है या फिर पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। कि अगर हमारे पास अगर छोटा पैसा भी है, अगर 200 500 1000 2000 भी है, तो हमको कहीं से कैसे सही से यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे ना स्कूल में सिखाई जाती है ना कॉलेज में सिखाई जाती है। ये चीजें कहीं नहीं सिखाई जाती है। ये चीजें आप खुद से ही सीख सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन हो जो सिखा सके, जो बता सके इसके बारे में। तो वही पर्सन आपको इसके बारे में या तो बता सकता है, या तो फिर आप खुद से ही रिसर्च करके इसके बारे में सीख सकते हैं। तो ये चीजें आज की डेट में बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो ये जो पॉपुलर कंट्रीज है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी जो लिटरेसी रेट है और यहाँ पे जो इमर्जिंग कंट्री है, इंडिया चाइना, इनकी लिटरेसी रेट में बहुत ज्यादा अंतर है। जो बाकी सारे डेवलप्ड कंट्री है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज्यादा है। उनकी जो पर्सन है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जो अदर डेवलप्ड कंट्री में ऑलमोस्ट 25% लोग जो है कि इन्वेस्ट करते हैं, बट इंडिया का जो डेटा है वो 3 से 4% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर में अभी भी लिटरेसी रेट उतनी नहीं है। लोगों को अभी अवेयर नहीं है। आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी दुकान में जाते होंगे, जो छोटी दुकानें होती है वो क्यूआर से पेमेंट नहीं लेती है, स्कैनर से पेमेंट नहीं लेती, क्योंकि उनको आज भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है कि वो फ्रॉड है। उनको इस सारी चीजों पे विश्वास नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं कारण है कि जो आपकी एजुकेशन है वो कम है। इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है 24% है। पाकिस्तान की 26% है, नेपाल 18% है, श्रीलंका, ये जो हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया के आसपास में, उसकी क्या लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे जो चार्ट है उसमें दिखाया गया है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है आज की डेट में? अगर फाइनेंशियल एजुकेशन ना हो फिर भी काम चल सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, इसको हम लोग बात करेंगे आने वाले स्लाइड के अंदर में कि क्यों जरूरी है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्फ्लेशन के। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो फाइनेंशियल इसलिए जरूरी है कि लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास आज की डेट में 100 रुपया है। नेक्स्ट जो ईयर है, इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% आता है। यानी कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 6 से 7% से बढ़ जाती है। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास आज 100 रुपया है और 100 रुपया के अंदर हम 1 केजी चावल खरीद सकते हैं। बट अगले साल का 6% से उसका दाम बढ़ जाएगा, यानी कि जो सामान का आज 100 रुपया दाम है वो अगले साल 106 रुपया हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 100 रुपया ही है तो उस सामान का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 106 रुपया हो गया है। तो उस सामान को हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि अगर पिछले साल अगर हमारे पास 200 रुपया होता और आज के टाइम में वही 200 रुपया होता, तो पिछले साल हम 200 रुपया के अंदर 2 लीटर जो एडिबल ऑयल होता है, जो कि घर के यूज के अंदर में फूड वाला ऑयल होता है, वो खरीद सकते थे। बट आज की डेट में 200 के अंदर हम लोग 1 लीटर ही खरीद पाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। इसलिए हमको पैसे को जो अगर वाइडली इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो आप सोचिए आपको 50% का लॉस हो सकता था। जिस सामान को आप पिछले साल 2 टाइम्स खरीद सकते थे, उसको आप इस साल 1 टाइम ही खरीद पाएंगे। यही होता है इन्फ्लेशन, और इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है और हमें समझना भी चाहिए। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है कि बहुत जरूरी है। अब हम लोग इन्फ्लेशन से आगे बढ़ते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होना चाहिए। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक आदमी जो है कि अर्निंग करना स्टार्ट करता है इनिशियल, जब उसकी जॉब लगती है 24 साल 25 साल के बाद। और होता क्या है, जब उसकी जॉब लगती है तो वो पैसे कमाने लगता है, बट इन अ वाइल खुद दुनिया को कोई नहीं जानता। अगर लेट सपोज मान लेते हैं कि आने वाले 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उसको कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो कमा नहीं सकता है। लेकिन वो जिंदा है लेकिन कमा नहीं सकता है। वो हाथ से डिसेबल हो चुका है, पैर से डिसेबल हो चुका है, वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या होगा, उसकी फैमिली में वो सिंगल पर्सन था जो काम करता था और पैसे का मतलब, बट आज के डेट में वो काम नहीं करता है। यानी कि उसके जो फैमिली इनकम है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी होता है। अगर आप किसी अच्छे कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो होता क्या है
कि बहुत ही कम पैसों में आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो जाती है और आपका जो पैसा लगता है वो बहुत ही कम लगता है। और आपका जो जो टेन्योर होता है वो आप 10 करोड़ तक का या 20 करोड़ जितनी आपकी जो ये थी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं और उसके लिए प्रीमियम जो होती है वो बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब है, लेट्स सपोज मान लेते हैं हम 60 साल का टर्म इंश्योरेंस कराते हैं जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, वो चीज हम लेते हैं। तो अगर 60 साल की उम्र तक हमको कुछ भी होता है तो हमारे फैमिली को जिस कंपनी से हम कराएंगे वो कंपनी जितने का कराएंगे उतनी देगी। हम अभी डिस्प्ले शेयर करके आपको हम बताएंगे कि वो चीजें कैसे होती है और उस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल किसी भी जाएंगे क्या बोलते हैं, एक मिनट हमको स्क्रीन को स्टॉप करना पड़ेगा आई थिंक। हम शेयर करेंगे फिर से और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, जब हम टर्म इंश्योरेंस लिखते हैं तो यहाँ पे आपको वो चीजें दिखाते हैं कि अगर हमें मिनिमम से मिनिमम में कितने परसेंट का आप यहाँ पे देख रहे होंगे पॉलिसी बाजार जो कंपनी है वो आपको देती है 490 रुपए के मंथली पे 1 करोड़ का लाइफ कवर। इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हम 60 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस कराते हैं। अगर 60 साल के अंदर में अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को वो कंपनी 1 करोड़ रुपया देगी। अगर कुछ नहीं होता है 60 साल तक तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। ये लोग क्यों करवाते हैं, अगर मान लेते हैं अगर आप 60 साल तक जिंदा रहेंगे तो आप इतना तो जरूर अर्न कर लेंगे जिससे आपको कुछ ना हो, आप उतने से। लेकिन मान लेते हैं कि आप 30 साल की उम्र में 40 साल की उम्र में कुछ भी हो गया, वी डोंट नो, बट अगर कुछ हो जाता है तो आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे और इतने पैसे मिल जाएंगे जितने से आपकी जो फैमिली की जो नीड्स है जो है वो सारी चीज चल जाएगी। क्योंकि अगर आपके जो इनकम है वो बंद हो जाती है तो फिर आपकी फैमिली की इनकम बंद हो जाती है। तो वहां पे ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली की जो टोटल ग्रोथ है वो रुक जाए और फिर आपको चूंकि आप ऐसे पोजीशन पे है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस जो है कि वो बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग टर्म इंश्योरेंस भी बोलते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मेनली इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप इनकम है वो इतना ज्यादा नहीं है और कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाती है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला, लाइक कैंसर हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है और आपका जो इनकम है वो मान लेते हैं 50,000 या 60,000 है। तो उस केस में आपको अगर आप उसी हिसाब से जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस होता है उसी हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी चीज होता है। कि मान लेते हैं कुछ आपको ऐसा बीमारी होगा जिसके अंदर 8-10 लाख रुपए लगने वाला है, तो आप 200-300 रुपए के महीना पे भी कोई अगर अच्छी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपको 8-10 लाख तक का कवर मिल जाता है। हाँ, ये सारी तब होती है जब आपको कोई क्लेम करते हैं, अगर आपको कुछ नहीं होता है तो वो पैसा वापस नहीं मिलते हैं। बट 200-300 रुपए से महीने से आपका कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो गया, लाइक कोविड ऐसा चीज हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहां पे कंपनियां उसको आप क्लेम करते हैं तो वो आपकी जितनी भी मतलब हॉस्पिटल की जो चार्जेस होती है वो उसको पे करना होता है, वो कंपनी पे करती है। तो वहां पे आप बहुत एक कहें तो आपको बहुत ज्यादा डेट में पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप अच्छी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के आगे। अब हम लोग आते हैं कि सेविंग अकाउंट का एक रूल होता है। मेनली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट में बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं, जितने पैसे इनकम करते हैं वो सारे के सारे पैसे को हम लोग सेविंग अकाउंट में रख देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो आपको लॉस क्या है कि आपके सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 2 या 3% मिलती है। लेकिन हम आपको बताए थे इन्फ्लेशन कितनी है, 6 से 7% इन्फ्लेशन होता है। ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन उतना ही होता है जितने से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। आप लोग सुनते होंगे कि जीडीपी जो है वो 6% से बढ़ रही है, 7% से बढ़ रही है। तो ऑलमोस्ट उतने से ही इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। जितने से इन्फ्लेशन बढ़ती है उतने से ही ऑलमोस्ट जो होती है वो जीडीपी बढ़ती है, 1-8% कम होती है। तो आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन आपके पास एटलीस्ट कुछ पैसा होना चाहिए जिससे आपके
कुछ जो मंथली एक्सपेंस है, मान लेते हैं लेट सपोज आपके मंथली एक्सपेंस 20,000 है, तो आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए। उससे ज्यादा है तो आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, जो हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में बात करेंगे। बाकी आप रखिए लिक्विड मनी के तौर पे, ताकि आपको कभी भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर और भी कहीं पे इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक्स है, या फिर ये बहुत सारे लोग जो होते हैं वो झांसे में भी आ जाते हैं, गलत स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड है और यूलिप जैसे प्लान है, जो कि LIC में ये इसको कंबाइन कर दिया जाता है। इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड आगे बात करेंगे, बट अभी हम लोग इसको बस जान लेते हैं कि क्या क्या है। अब हम लोग को समझ में आता है कि मान लेते हैं कि हम अपने अकाउंट में पैसा भी 5 महीने कहीं रखे हुए हैं, बाकी अब अगर पैसा बढ़ता है तो उसको हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें। आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम बात करेंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे वाइडली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो होते हैं कि रिस्क मैनेज करने वाले, अगर आप अगर कम एज के अंदर में आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लाइक एक जो 60 ईयर का पर्सन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क है, उसको एक फैमिली है, उसके पूरी होल फैमिली है, उसको सब चीज लेकर के चलना है, तो वहां पे उसकी जो रिस्क कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है। लेकिन जो हम लोग की जिस एज में कॉलेज स्टूडेंट है उनके पास किसी भी टाइप की रिस्क नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके पास 200 रुपीज है, वो अगर पूरा लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ना तो किसी के घर चलाना है, ना ही आपको खुद पैसे घर से मिल रहे हैं। अगर आप कहीं से अरेंज भी पैसा करते हैं तो आपको उस चीज का उतना दुख नहीं होगा। कहने का मतलब रिस्क जो कैपेबिलिटी है वो आपके पास कम है, आपके पेरेंट्स के पास थोड़ी सी ज्यादा है, और आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनको और ज्यादा रिस्क कैपेबिलिटी है। तो वो सारी चीजें। बाकी आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपके फैमिली में कोई भी अगर लड़की है तो आप ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, इसके अंदर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 9 या 10% की इंटरेस्ट आपको एनुअली देती है। आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। ये होता क्या है, मान लेते हैं कि आज आपके घर में कोई बच्ची जन्म लेती है, अगर आप उसके नाम से समृद्धि सुकन्या योजना की एक जो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तरफ से आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो आप हर महीने 1 लाख 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसको आप 15 साल तक कर सकते हैं। ये होता इसलिए है कि 18 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी 15 साल नहीं 18 साल। होता क्या है कि आप इसलिए इसको करें ताकि जब वो बच्ची बड़ी हो तो उसके पढ़ाई का खर्चा, उसके कॉलेज का खर्चा, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर उसके अगर उसकी शादी करनी है तो उन सारी चीजों में आ जाए। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको इसलिए लॉन्च किया, और इस पे अच्छा भी इंटरेस्ट देती है, ताकि आपको फ्यूचर में जाके किसी से लोन ना लेना पड़े शादी के लिए, या फिर उसके पढ़ाने के लिए लोन ना लेना पड़े। इसलिए गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है ऐसे ऐसे स्कीम्स को। अगर आप इसमें अपना अकाउंट खुलवाना चाहते सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 5,000 है और मैक्सिमम 1.5 लाख है, इसके थ्रू आप खुलवा सकते हैं। और इसमें आपको जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है, बट इसमें मैंडेटरी ये है कि वो जो अकाउंट होगा वो लड़की के अकाउंट नाम पे ही खुलेगा, और वो किसी मतलब पर्टिकुलर आप किसी के भी अकाउंट नाम पे नहीं खुलवा सकते हैं, वो एक लड़की के ही नाम पे अकाउंट खुलता है, कि जो नाम ही है सुकन्या समृद्धि योजना। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट से मान लेते हैं 5 साल के लिए, 5 महीने के लिए हमने जो अमाउंट जो अपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं, अब उससे जो ज्यादा पैसा है उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट में, अगर आपको रिस्क कैपेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जो हमारे बहुत ज्यादा एज के लोग हैं, ग्रैंड फादर हैं, या फिर पेरेंट्स हैं जो 40-50 साल के हैं, तो वो ज्यादा रिस्क ले नहीं चाहते हैं और उनको इस टाइप की नॉलेज भी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसा जमा करते हैं। वो भी एक तरह से सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर आप मान लेते हैं कुछ ऐसा पैसा है, मान लेते हैं कि आप एकदम से आज कुछ करते हैं और 2-3 लाख रुपए आपको इनकम हो जाती है, बट आपको आने वाले समय में जल्द ही जरूरत पड़ने वाला है, तो जब स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो होती है वो पैसा वोलेटाइल होती है। मार्केट में जब पैसा आप लगाते हैं तो वो मार्केट कभी भी गिर सकती है, कभी उठ सकती है। जैसे अभी अगर जिस टाइप का ये हो रहा है, तो युद्ध का जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रहा है, उससे हर मार्केट जो है उससे इफेक्ट करता है। तो वहां पे क्या होती है, आप कुछ पैसा है कि फिक्स डिपॉजिट में भी रखे, अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे की जरूरत है तो आप उसको रखे कि मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर जरूरत है तो आप फिक्स डिपॉजिट कर ले, ताकि मार्केट कितना भी गिरे या फिर बढ़े उससे आपको कोई फर्क ना नहीं पड़ना चाहिए। आप उसको क्या कर सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में रहते हैं तो आपको फिक्स है कि 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म में कुछ पैसे की जरूरत है तो आप फिक्स डिपॉजिट में रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप कुछ करना चाहते हैं
तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। ये है एक पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट की स्कीम है और ये जो खुलती है वो पोस्ट ऑफिस के अंदर में खुलती है। इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है। आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीज 1.5 लाख रुपीज, सॉरी 1.5 लाख रुपीज आप जमा कर सकते हैं और इसमें 15 साल तक ही आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको 60 साल तक अगर और आगे छोड़ते हैं तो आपका जो पैसा है वो मैच्योर होते रहेगा। सेम क्राइटेरिया है, बट ये सबके लिए है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ी सी कम है। वो पर्टिकुलरली लड़की के लिए था, ये जो है पर्टिकुलरली लड़की के लिए नहीं है, ये कोई भी खोल सकता है। तो यहाँ पे क्या होती है कि आप सेम बेनिफिट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा 1-2% कम मिलता है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। एक आती है गवर्नमेंट बॉन्ड। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट करते हो। गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्चुअली होता क्या है कि आपको जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड होता है, जैसे समृद्धि सुकन्या योजना 15 साल मिनिमम लॉकिंग पीरियड है, पीपीएफ के अंदर भी 15 साल है, इसके अंदर जो होता है वो 5 साल होता है। अच्छा, ये गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी बॉन्ड इशू करती है, सिक्योरिटी इशू करती है और कहती है कि आप हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप हमारे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए। जब इकोनॉमिक ग्रो होगी तो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा भी देंगे अब। लेकिन इसकी जो मिनिमम लॉकिंग पीरियड होती है वो 5 साल होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वेस्ट कर रही है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम लेती है। आप आज इन्वेस्ट करके कल नहीं ले सकते हैं, परसों नहीं ले सकते हैं, उसके लिए फिक्स मिनिमम जो लॉकिंग पीरियड है वो 5 साल है। जो गवर्नमेंट है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करे, उसके थ्रू रिटर्न लाए और आपका जो पैसा है वो भी बढ़ा के दे। अब हम लोग कुछ बात करते हैं हाई रिस्क और हाई रिटर्न के बारे में। मतलब गोल्ड, गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है। आप जो पहले के जमाने में बात करें तो जो मैक्सिमम लोग होते थे वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते थे। तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के डेट में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप लिक्विड डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको फिजिकल गोल्ड रखने की घर में कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरह की घर में गोल्ड रखने की, आपको ज्वेलरी मेकिंग की चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटली बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं और वहां से आप गोल्ड परचेज करके आपको इंटरेस्ट रेट तो मिलता है। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी होता है, उसके थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो होता क्या है कि आपको जो गोल्ड के प्राइस है वो ऑलमोस्ट 10 से 12% हर साल, जो पिछले जो 15 साल का जो डेटा है वो बताता है कि आपको 15 साल का जो डेटा है, 15 से 20 साल जो पुराना डेटा है उसके थ्रू आप देखेंगे तो हर साल 10 से 12% का जो गोल्ड का रेट है वो बढ़ते आता है। तो अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। ना इसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने की जरूरत है, ना इसको आपको घर में रखने की जरूरत है। आपको टेंशन भी नहीं होगा कि चोरी का झंझट, कुछ नहीं। आप डायरेक्टली अपने फोन से डिजिटलाइज इसको सारा यूज कर सकते हैं और वहां पे आप जब चाहे तब गोल्ड बेच सकते हैं, जब चाहे तब आप खरीद सकते हैं। और बिल्कुल 500 से स्टार्ट हो जाता है। आप किसी भी ब्रोकरेज के थ्रू, जेरोदा के थ्रू, आप स्टॉक के थ्रू, फाइव पैसा के थ्रू या फिर HDFC सिक्योरिटी के थ्रू, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं और ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि गोल्ड का जो रेट है वो हमेशा से बढ़ते रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ते रहा है। तो आपका इसमें जो लॉस होने का चांस है वो बहुत ही कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल 6 साल के लिए करते हैं, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट में लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे अगर आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में होता क्या है, आपको जो अपफ्रंट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेट सपोज मान लेते हैं कि राजीव के पास एक प्लॉट है बोरिंग रोड के अंदर, बट राजीव के पास इतना पैसा नहीं है कि उस पर वो घर बना पाए। तो धीरज है और विशाल है, वो हम सब मिलके प्लानिंग करते हैं कि काम करते हैं। राजीव का एक घर है और जो राजीव का एक जमीन है उस पर वो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि बना सके। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टोटली 3 करोड़ हो जाएगा। उस पर हम लोग एक 4 फ्लोर 4 फ्लोर का घर बनाते हैं। तो राजीव बोलता है कि मेरा जमीन है, हमको क्या मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, तुमको क्या करेंगे, हम लोग 2 BHK का फ्लैट दे देंगे और बाकी का जो रेंट वाला इनकम आएगा वो हम लोग लेंगे, क्योंकि उसकी जो जमीन है उसकी भी कुछ मिलनी चाहिए और हम लोग अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी कर रहे हैं तो हम लोग को इनकम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि राजीव को एक फ्लैट दे देते हैं, 2 BHK का या 3 BHK का, और बाकी जब हम लोग रेंट लगाते हैं तो उससे हम लोग रेंटल इनकम हर महीने लेते रहते हैं, जो कि हम लोग 3 आदमी हैं तो वो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे राजीव को भी फायदा हो जाता है, जिसके जमीन पे घर नहीं था वो घर भी बन जाता है, वो रहने भी लगता है और उसको रेंट भी देने की जरूरत नहीं है। और साथ में वो क्या करते हैं, हम लोग को भी एक अच्छा इनकम सोर्स बन जाता है।
तो वहां पे हम लोग रेंटल इनकम से भी अर्न कर सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े फ्लैट जो बिकते हैं 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ में 2 BHK 3 BHK, तो उसके थ्रू भी आप बेच सकते हैं, या फिर आप मंथली रेंटल इनकम के भी थ्रू कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम आज भी जो भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर देते हैं, या फिर अगर कोई पर्टिकुलरली स्टॉक्स हमें पसंद होता है तो उसके थ्रू भी हम डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है म्यूचुअल फंड में, अगर मान लेते हैं कि हम राजीव है, राजीव के पास पैसा है 5000, बस उसको स्टॉक मार्केट के बारे में, ये शेयर मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है। वो क्या करता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ऑप्शन होती है, अलग अलग टाइप की म्यूचुअल फंड होती है। एक ऐसी म्यूचुअल फंड है जो कहती है कि हमारे पैसे, अगर आप हमको पैसे देते हैं तो हम सिर्फ बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HDFC हो गया, रिलायंस हो गया, MRF हो गया, एशियन पेंट हो गया, TCS हो गया, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। तो कुछ ऐसी कंपनी होती है वो जो लार्ज कैप होती है, कुछ कंपनी जो होती है मिडिल कैप होती है, कुछ होती है वो स्मॉल कैप होती है, कुछ मल्टी कैप होती है। इसका मतलब क्या होती है, अलग अलग टाइप के इंडेक्स फंड होते हैं। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो पैसा होगा वो सारा का सारा जो जाएगा वो किसी बड़े कंपनी में जाएगा। और बड़े कंपनी में क्या होती है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उनको जो गिरने का जो ग्राफ होता है वो बहुत कम होता है, तो वहां पे जो बढ़ने का भी ग्राफ होता है वो भी बहुत कम होता है। वो ऑलमोस्ट सिक्योर कंपनी होती है, एज सिक्योर्ड एज बैंक। उनकी गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। आज के डेट में देखिए रिलायंस के पास इतना पैसा है कि कोरोना भी आया हुआ था तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसको उसके भी कंपनी को लॉस हुआ, बट उतना नहीं लॉस हुआ जितने बाकी के लॉस हुए, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा लिक्विड है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। तो वहां पे ग्रोथ भी बहुत कम होता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट सिक्योर है, जितना कि बैंक में सिक्योर है, उसकी गारंटी है। अब ये आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो सारा रेगुलेशन होता है वो सेबी रेगुलेट करती है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड। तो वहां पे क्या होती है, जो सेबी होती है वो सारी चीजों को कंट्रोल करती है, म्यूचुअल फंड को भी कंट्रोल करती है, स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल करती है, हर चीज को कंट्रोल करती है कि जो आपका पैसा है वो किसी गलत जगह पे ना जाए, आपका जो पैसा है वो किसी गलत हाथों में ना जाए, आपका पैसे की मिसयूज ना हो। उसके लिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में, ये सारी चीज को रेगुलेट करती है। लाइक जैसे हमारा स्कूल है या फिर कॉलेज है, उसको रेगुलेट कौन करता है, प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो उसको रेगुलेट करते हैं, ताकि कोई भी टीचर है वो स्टूडेंट के साथ में किसी तरह गलत व्यवहार ना करे, या फिर कोई स्टूडेंट है वो किसी तरह का तोड़ फोड़ ना करे, कुछ भी ना करे, उसके लिए रेगुलेशन होती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड के भी, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में भी जो रेगुलेशन होती है वो सेबी करती है। अब क्या होती है कि आप हर म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग AMC होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, जो लोग आपके पैसे के मैनेज करती है उसको बोलते हैं हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मान लेते हैं कि हम पैसा लगाते हैं एक लार्ज कैप कंपनी है, उसमें हम लोग पैसा अपना 5,000 रुपये देते हैं। अब हमारा जो पैसा लगेगा वो बड़ी कंपनियों में लगेगा, हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो पैसा वो बड़ी कंपनी में लगेगा, मेरा पैसा सेफ है। हम चाहे तो स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं, वहां पे जो हमारे पैसा है वो सेफ उतना नहीं है, क्योंकि जो छोटी कंपनियां होती है कल को गिर भी सकती है, कल को बढ़ भी सकती है, तो वहां पे जो आपकी पैसे की रिस्क है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस रिस्क कैपेबिलिटी में आते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा हाई रिस्क कैपेबिलिटी है तो आप स्मॉल कंपनी में कर सकते हैं। वहां पे आपको देखने की जरूरत है जिस कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जिस AMC के थ्रू, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जो उसका जो फाइनेंशियल रिसर्चर है या जो उसकी टीम है, जो सारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो कौन है, उसको फंड मैनेजर कौन है, फंड को कौन मैनेज कर रहा है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। आप जब किसी भी म्यूचुअल फंड को खोलेंगे, अलग अलग होती है, पारक हो गया, या फिर रिलायंस का हो गया, या फिर टाटा का हो गया, HDFC का हो गया, SBI का हो गया, एक्सिस बैंक का हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया, अलग अलग बहुत सारी है। तो जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें सबसे आपको डिटेल मिल जाता है कि उसको मैनेज कौन करता है, उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कितनी देती है, 1 साल में कितनी है, 3 साल में कितनी है, वो सारा आपको चीज मिल जाता है। आज के टाइम में कोई चीज भी हिडन नहीं है, आप जहाँ पे चाहे वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से आप जब देख के इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और आपका जो पैसा की जो सिक्योरिटी है वो भी बनी रहेगी। अब हम लोग आगे जाते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक NSE होती है और BSE होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक लाइक कह सकते हैं कि ये एक तरह का जो सेबी है उसके नीचे ये दोनों लोग ऑथराइज है कि आपके थ्रू जो कंपनियां लिस्ट होती है, आप जो भी कंपनियां लिस्ट होती है या तो NSE पे लिस्ट होती है या फिर BSE पे लिस्ट होती है, जिनको अगर IPO लाना होता है, IPO हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं, इस कंपनी की IPO आने, LIC की IPO आने वाली है, अभी
अडानी विल्मर की आईपीओ आई थी। तो अलग अलग कंपनी की जो आईपीओ है वो आती रहती है। तो आप डायरेक्टली स्टॉक, अगर आपको, आपके पास टाइम है, अगर आपको नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको नॉलेज भी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। आपके पास टाइम है और टाइम भी है और नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, मोटा मोटी हम लोग समझते हैं कि आपको किस टाइप की, जब कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको क्या क्या चीज देखनी चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आप देखिए कि उसकी जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। हर साल जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से बढ़ रही है। हर साल जो टर्नओवर है, जो सेल्स है, वो कितने से बढ़ रही है। उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है। उस कंपनी की जो फाउंडर इक्विटी है, जो कंपनी का जो मालिक है, उसके पास में कितना इक्विटी है। अगर 20 30 से ज्यादा परसेंट है, 35% है, 40% से अगर ज्यादा इक्विटी है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है। और ये भी चीज आपको देखनी चाहिए कि जो वो फाउंडर्स है वो हर साल कहीं अपना जो स्टेक है वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। बेच रहा है तो कितना कितना बेच रहा है, बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है। अगर वो कंपनी का जो फाउंडर है वो अगर बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर घटा रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक माइंड के अंदर जाता है कि हाँ, ये हो सकता है कि कंपनियां खराब है इसलिए अपनी स्टॉक जो है सेल कर रहा है, अपना जो शेयर है वो सेल कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी चाहिए। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। ये सारा चीज जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस कंपनी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी हम 4 5 कंपनी के नाम बताएंगे। अगर आपके पास पैसा है और आपके पास डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप उस कंपनी में बिना कुछ सोचे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है रिलायंस, दूसरा है टीसीएस, तीसरा है एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक और यूनिलीवर। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको इतनी बड़ी कोविड भी नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि इनके पास जो है कि लिक्विड फंड बहुत ज्यादा होता है। इनके स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत बड़ी कंपनियां है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑलमोस्ट सिक्योर है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इस जो कंपनी की जो शेयर होती है वो थोड़ी सी महंगी है, 2 3 हजार 4 हजार की आती है। तो आप देख ले कि आपके पास पैसे हैं तो अगर आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं बिना सोचे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक मतलब मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है जो कि निफ्टी 50 के अंदर आती है। निफ्टी 50 के अंदर में ये एक बहुत बड़ी कंपनियां है। टीसीएस हो गई, या फिर विप्रो हो गई, या फिर इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट हो गया, आईडी एचडीएफसी बैंक हो गया। ये जो सारी कंपनियां, 4 5 कंपनियां, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज की डेट में बहुत ज्यादा एक ट्रेंड के अंदर में बिटकॉइन। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद से इथीरियम, और भी डोज कॉइन, अलग अलग टाइप की कॉइन आती है मार्केट में जिसको आप परचेज। बट आप उस टाइप के फंड में बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें, और वहां पे बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। हम आज तक बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट नहीं किए, ना इथेरियम के अंदर, किसी भी टाइप की क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किए। कारण सिंपल है कि हमको इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता है, प्लीज आप इन्वेस्ट मत करें, चाहे उसमें आपको कितना भी प्रॉफिट क्यों ना मिल रहा हो। 25 दिन में पैसा डबल हो रहा हो ना, तो आप उस चीज में बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें जिसमें आपको नॉलेज ना हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप 10% ही रिटर्न ले, लेकिन आप उसी चीज में इन्वेस्ट करें जिसमें आपकी नॉलेज हो। थोड़ा भी नॉलेज हो लेकिन होनी चाहिए। आप उस चीज में बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें जिसमें आपकी नॉलेज नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको बिटकॉइन में नॉलेज है तो आप उसमें कर सकते हैं, नहीं है तो प्लीज ना करें। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको दो टाइप की इनकम होती है। अब आपको एक्टिव इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको पैसे, सबसे पहले जरूरी है कि पैसे कमाना भी आना चाहिए। तो पैसे कमाने के लिए एक तो होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं और उनको पैसा आ रहा होता है, यानी कि जितने देर आप काम करते हैं उतना पैसा आता है, यानी कि एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम उसको बोलते हैं कि एक बार आप काम कर देते हैं और धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आते रहते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे कि कोई एक लॉयर है या फिर डॉक्टर है, वो क्या, जितने हियरिंग करेगा उतने उसकी इनकम होगी। 10 दिन में 10 हियरिंग करेगा, 10 इनकम होगी। एक डॉक्टर अगर 10 सर्जरी करेगा तो 10 ज्यादा इनकम होगी, अगर 2 करेगा तो 2 के हिसाब से इनकम होगी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है, जब ये हम थोड़ा पहले बात कर रहे थे कि हम और राजीव, हम और विशाल और धीरज मिलकर एक, अगर राजीव के जमीन पे घर बनाते हैं, तो हम लोग पहले तो बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बाद में क्या होती है कि हमको हर महीने इनकम आ रहा है, और रेंटल इनकम।
तो वहाँ पे अगले मंथ से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इनकम आ रहा होता है, डायरेक्ट इनफ्लो होते रहता है हर महीने। हाँ, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग सिंपल वे में समझे तो पैसिव इनकम उसको कहते हैं। एक बार हम लोग किसी चीज को बिल्ड कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास पैसा आते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। अब हम लोग को एक चीज समझना जरूरी है कि एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट और लायबिलिटी का समझना बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं पता चलता है कि कभी कभी वो लायबिलिटी के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट के अंदर नहीं, और उनको पता नहीं चलता। एसेट हम उसको बोलते हैं जो हमको कैश इनफ्लो ला के दे। लाइक हम मान लेते हैं कि हम एक फोटोग्राफर है, अगर हम कैमरा खरीदते हैं तो हमारे लिए जो है कि वो कैमरा एक एसेट हुआ, क्योंकि हम उससे पैसे कमा सकते हैं। हम किसी इवेंट में जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी मैरिज हॉल में फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में फोटोग्राफी कर सकते हैं। कहीं भी अगर सेलिब्रेशन के अंदर में हम जाके फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए हम पैसे चार्ज करते हैं। तो वहां पे जो फोटोग्राफी हो गया मेरे लिए, वो हो गया एसेट। बट हम मान लेते हैं कि जो धीरज है वो किसी बस वाली या फिर किसी अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए वो खरीदता है डीएसएलआर, तो यानी कि वो शो ऑफ कर रहा है, तो वहां पे उसके लिए जो लायबिलिटी है। तो समझना जरूरी है कि जो चीज आपको पैसे कमा के देती है वो एसेट है, और जो चीजें पैसे कमा के नहीं देती है वो आपके लिए लायबिलिटी है, सिंपल वे में समझेंगे। और ये एक क्वाड्रेंट है ESBI, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर। अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में, यानी कि जितने देर काम करते हैं उतने पैसे मिलते हैं। बिजनेसमैन का मतलब होता है एक प्रोसेस एंड सिस्टम क्रिएट करता है और उसके अंदर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और वहां पे वो इनकम जनरेट कर रहा होता है बिना ज्यादा काम किए हुए। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जैसे वो जितना देर काम करता है उतना ही पैसा मिलता है। अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे लॉयर के बारे में, डॉक्टर के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, जितना काम करता है उतना पैसा मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर के अंदर में हम लोग आते हैं, जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर के अंदर में, म्यूचुअल फंड के अंदर में, वो सारे आते हैं इन्वेस्टर के अंदर में। आप एक बार किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद वो कंपनी जितना ज्यादा ग्रो करती है उसके हिसाब से आपका शेयर की वैल्यू भी ग्रो होती है, और हर साल अगर वो कंपनियां आपको डिविडेंड देती है तो आपके पास भी पैसे मिलते हैं। लेट सपोज मान लेते हैं कि एक कंपनी है रिलायंस, और उसके अंदर में 100 इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर, और वो जो कंपनियां वो अगर एक साल में अंदर 500 का प्रॉफिट करती है, और आपके पास जितने परसेंट रहेंगे, लेट सपोज मान लेते हैं 100 इन्वेस्टर है, 1-1% है, तो आपको 1% पैसा मिलेगा, यानी कि 500 का जो 1% होता है वो 5 रुपया होता है। तो आपको हर पर्सन को 5-5 रुपया मिलेगा, और आपका जो शेयर है वो तो ग्रो हो ही रहा है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब हम लोग बोलते हैं इसके लिए क्या चाहिए। ये जो सारे चीजें हम बताएं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपको चाहिए एक सिंपल सा बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड। अगर आपके नाम पे है तो आप सिंपली किसी भी ब्रोकरेज के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जेरोधा के थ्रू खोल सकते हैं, अपस्टॉक के थ्रू खोल सकते हैं, ग्रो के थ्रू खोल सकते हैं, किसी भी कंपनी के थ्रू आप खोल सकते हैं। सब के सब फ्री में खुल जाते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे लग रहे हैं तो आप ग्रो के साथ खोल सकते हैं, जेरोधा के साथ खोल सकते हैं। पैसे वहीं पे खोले जहाँ पे पैसा नहीं लग रहा हो, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर में कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपने अकाउंट खोले, आप अपना डीमैट अकाउंट खोले, ट्रेडिंग अकाउंट खोले, आप थोड़ा सा सीखे समझे, और हर मंथ हो सके तो आप SIP 500 से भी कर सकते हैं, उसके थ्रू SIP करें, ताकि आपका आज की डेट में अगर आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आज की डेट में वो बहुत बड़ी बात नहीं है 500 रुपया, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल के बाद वो पैसा आपके लिए बहुत ज्यादा बन गया होगा। थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकल के आए। हम होप करते हैं कि आपको जितने भी नॉलेज हम दिए हैं एक अच्छी नॉलेज रहा होगा। ये कह सकते हैं कि ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, बट आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। आप जाएं किसी भी, अगर आपके पास वो 3 चीज है तो आप अपना अकाउंट खोलें, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच। अब हम लोग वेबिनार को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू। ओके, तो इसको कैसे बंद करेंगे?